Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's ongoing topic is finance for supply chain. In our previous chapter we have learned about the entrepreneurs and how to generate the cash from the investors and basic understanding of the finance. In this chapter we will be going through to the major tools of this finance, is that is balance sheet, income statement and cash flow. So let's dive in course with your instructor Archit. तो सबसे पहले मैंने आपको जो पहला चैप्टर पढ़ाया उसमें मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज़रूर एक बार जाके एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें क्रिस्प इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चैप्टर में हम लोग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, इनके बारे में जानेंगे। और ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि ये गवर्न होते हैं बाय लॉ ऑफ लैंड, बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी रिलीज़ करती है अपने पोर्टफोलियो में, अपनी वेबसाइट में, ये सारी सही रहती हैं। ये गवर्न बाय सर्टेन लॉज होती हैं। मैं लॉज में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देख के हम एक करंट कंपनी के कैश के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ के बारे में पता कर सकते हैं। वहाँ हम ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज अ एम्प्लॉय ऑल्सो। या अगर आपको स्विच करना है किसी कंपनी में, तो भी आप उसकी बैलेंस शीट को देख के एक बार अपने उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि वो सही कंपनी है ज्वाइन करने के लिए या नहीं। और ये बेसिक्स हैं, मैं इन डिटेल्स में इनके नहीं जाऊँगा, लेकिन जो इसमें मैं आपको पॉइंट्स और क्रक्स बताऊँगा वही अगर आप केवल चेक कर लेंगे किसी भी कंपनी के पोर्टफोलियो में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इज़ आई थिंक इट इज़ अ मदर ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटी होती है। आप एसेट्स को अच्छे से जानते हैं। एसेट्स बेसिकली हमें चाहिए होते हैं जिनको हम फर्दर कन्वर्ट करके कैश प्रिक्योर कर पाएँ, लेकिन उन एसेट को हमें फर्दर कहाँ से हम लोग उसके लिए हमें पैसा चाहिए उन एसेट को ख़रीदने के लिए, और वो पैसा हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़ से, वो पैसा आता है हमारे पास इक्विटी से। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, कोर्स में डाइव इन करते हैं। सबसे पहले एसेट्स आते हैं रिसोर्सेज दैट विल प्रोवाइड अ बेनिफिट इन द फ्यूचर। ये वही एसेट्स हैं जो हमारे पास कन्वर्ट होकर हमारी कंपनी को कैश देंगे, सेल देंगे। तो ये एसेट्स बहुत ज़रूरी हैं कंपनी के लिए। और अगर मैं देखूं आपके एक एप्पल को मैं ले लेता हूं, इसकी बैलेंस शीट ले लेते हैं, तो आप इसमें देखिए एसेट के हिसाब से इसने कैश कितना जनरेट कर रखा है। 25 बिलियन का कैश है इसके पास। रिसीवेबल नेट ये वो हैं जिसमें कस्टमर इसको ओ करते हैं पैसा, 23 बिलियन इसके पास वो है। इन्वेंट्री ये होल्ड करके रख रखी है इसने 3 बिलियन की अप्रॉक्सीमेटली। और फिर इसके नॉन करेंट जो एक करंट एसेट्स होते हैं, एक नॉन करेंट या लॉन्ग एसेट्स भी बोलते हैं इनको। ये देखिए इसके पास प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट में इसने 41 बिलियन है इसके पास। तो आप देखिए इसके पास कितने ज़्यादा एसेट्स हैं इस एप्पल ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ये एसेट कन्वर्ट करके ही अपनी सेल देता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। अब लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। लाइबिलिटी बेसिकली जो एसेट को प्रिक्योर करने के लिए पैसा आएगा, वो हम लाइबिलिटीज़ कहीं ना कहीं से वो पैसा जनरेट करते हैं। यही सिंपल डेफिनेशन में लाइबिलिटीज़ हैं। और वो लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं कि ये ऑब्लिगेशंस हैं टू रीपे मनी और टू प्रोवाइड अ सर्विस इन द फ्यूचर। हमने कहीं से पैसा लिया है और हमारी हम ओब्लाइज हैं उनको पे करने के लिए, वो लाइबिलिटी है हमारी, हमें उनको आगे जाके पे करना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं लाइबिलिटीज़ से हम कैश जनरेट कर रहे हैं और एसेट परचेज कर रहे हैं और फर्दर सेल कर लेके आ रहे हैं। तो लाइबिलिटीज़ किसी कंपनी की देख लेते हैं। अभी ये कंपनी की लाइबिलिटीज़ में आप देखिए कि इसकी करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है कि इसकी जो अकाउंट पेएबल्स हैं, जो इसके मतलब इसने इन्वेंट्री रख रखी है अपने पास, जो इसको अभी देने हैं वेंडर्स को या अपने सप्लायर्स को, वो इसके पास 46 बिलियन है। मतलब इसने इन्वेंट्री उनसे ले रखी है और उनके साथ पेमेंट टर्म्स ऐसे कर रखे हैं 30 दिन के लिए, 90 डेज़ के लिए। बहुत जो बड़ी कंपनी जैसे वॉलमार्ट हो गई या जो ऐसे FMCG में हैं, ये लोग तो साल 6 महीने 7 महीने की इन्वेंट्री रैक्स पे रख देते हैं, और जब ये कन्वर्ट होती हैं तब ये सप्लायर्स को पे करते हैं। तो ये देखिए इसकी पेएबल 46 बिलियन की इन्वेंट्री है। आप इसकी लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भी आप इसकी देखिए इसने कितना पैसा 30 बिलियन इसने लीज पे, कैपिटल पे ले रखा है इस कंपनी ने। आप इक्विटी में जाइए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इक्विटी में देखेंगे इसमें रिटेन्ड अर्निंग देख रहे हैं आप। ये रिटेन्ड अर्निंग इसकी देखिए कितना बड़ा फिगर है, दिस इज 85 बिलियन। ये रिटेन अर्निंग वो है कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी इसने अपना कुछ कैश इन हैंड, कुछ प्रॉफिट बचा के रखा, और इतना कैश अभी इसके पास है कि ये फर्दर यूज़ कर सकता है। तो दिस इज बीन रिटेन्ड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी।
जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तब से ये सेविंग अकाउंट चला आ रहा है, और ये सिचुएशन बताता है। इसीलिए हमें किसी भी बैलेंस शीट या कोई भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को देख के तुरंत जज नहीं करना चाहिए कंपनी कैसी है। कहीं ना कहीं उसने कैश रख रखा होगा, कहीं ना कहीं उसके पास कन्वर्टेबल इन्वेंट्री होगी जिसको वो कन्वर्ट करके कैश में कन्वर्ट कर पाए। ऐसे ही सेम देखिए इसके पास 85 बिलियन है जो कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। चलिए, अब ये जो रिटेन अर्निंग होती है ये होती है ओनर्स इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या हो गई कि मनी प्रोवाइडेड टू अ कंपनी बाय दी ओनर। जैसे मैंने बताया था कि एसेट परचेज करने के लिए हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हमारे होते हैं वो होते हैं, ये ओनर्स इक्विटी होती है। अब ये ओनर्स इक्विटी भी दो तरह की होती है। एक तो ओनर्स इक्विटी होती है कि जिसमें पेड इन कैपिटल होता है। पेड इन कैपिटल वो है जिसमें आप जो ओनर है उसने अपने पर्स से पैसे निकाले और उसने कंपनी में लगा लिए कि भाई ये पूरा पैसा मैंने उठा के कंपनी में लगा दिया। और दूसरा होता है ये रिटेन अर्निंग, जिसके बारे में मैं बता रहा था। ये वो रिटेन अर्निंग है कि हर बार उसे प्रॉफिट को छुआ, उसने उस प्रॉफिट को निकाल के उसने कहीं और स्पेंड नहीं किया, उसने उसी में ही उस प्रॉफिट को रिटेन कर लिया। तो धीरे धीरे करके लॉन्ग टाइम पे इसकी रिटेन अर्निंग बनती चली गई। तो यही 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोगों को बैलेंस शीट में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अगर हम लोग किसी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करना चाहते हैं। और इसका बेसिक रूल बैलेंस शीट का ये है कि ये हमेशा एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ होती है, ये दोनों तरफ बैलेंस होती है। तो इसका थंब रूल है, ये होगी ही होगी। और कोई भी अगर हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तो एक होती है वन पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसमें अभी हम लोगों ने फिगर्स निकाले और कर लिया, और एक होती है पूरे एक पीरियड पे जिसमें हिस्टोरिक डेटा देखते हुए हम लोग करते हैं। तो हमेशा हिस्टोरिक डेटा देखते हुए अगर हम लोग करते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है। जो हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में करते हैं, अकाउंटिंग में बैक में डेटा निकाल के हम अगर उसको फर्दर एनालाइज करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो ये बेसिकली बैलेंस शीट हो गई। अब हम इसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेट इनकम। तो नेट इनकम इज द नेट अमाउंट ऑफ एसेट जनरेटेड बाय अ बिजनेस थ्रू इट्स बिजनेस ऑपरेशन। देखिए हर एक कोई अपनी नेट इनकम अलग अलग तरीके से जनरेट करता है। इसका फॉर्मूला बेसिकली होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट इनकम। मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में इसलिए बता रहा हूँ कि जो नॉन फाइनेंशियल्स हैं वो भी समझ जाएंगे। रेवेन्यू क्या होता है पहले और एक्सपेंस क्या होता है ये पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रेवेन्यू बेसिकली वो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिग बाजार है या पेंटालून्स है, पेंटालून्स ने अपनी इन्वेंट्री रख रखी है अपनी शेल्फ में, ट्राउजर्स रखे हुए हैं उसके पास, उसने सप्लायर के साथ कुछ डेज डिसाइड कर रखे हैं कि मैं आपका पे इतने दिनों में करूंगा, और अभी उसकी इन्वेंट्री उसने पे नहीं किया है। तो अगर आप उसकी वो वाली इन्वेंट्री उससे परचेज करते हैं तो वो आप उसको कैश देते हैं। जो उसके पास कैश आता है वो कैश जो होता है वो ज़्यादातर उसको कैश पेएबल उसके पास मतलब उसके पास ज़्यादा कैश जनरेट हो जाता है जिसका उसको सप्लायर से देना होता है, उससे ज़्यादा कैश उसके पास जनरेट होता है ज़्यादातर मतलब आइडल टर्म्स में, तो वो उसका रेवेन्यू होता है। तो वो हमें क्लोथ बेच के, मर्चेंडाइज बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हमें हार्डवेयर बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एक्सपेंसेस वो होते हैं जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। अगर पेंटालून्स है तो उसको अपने कस्टमर्स की सैलरी देनी होगी, सॉरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी होगी, उसको अपने सप्लायर्स को भी पैसा देना होगा, उसको लीज का पैसा देना होगा, उसने जो उसका रेंट चल रहा होगा शॉप का वो उसको देना होगा। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो जब रेवेन्यू में से आप एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तब आपकी नेट इनकम आती है। तो ये नेट इनकम जो होती है ये अमाउंट ऑफ एसेट होते हैं जो जनरेट होते हैं जब आप जो एग्जैक्ट एसेट होते हैं जिसमें आपको वैल्यू मिल रही होती है, जिसमें आपको पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है। तो चलिए, रेवेन्यू द अमाउंट ऑफ एसेट जनरेटेड ड्यूरिंग अ बिजनेस, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। एक्सपेंसेस द अमाउंट ऑफ एसेट कंज्यूम्ड इन डूइंग द बिजनेस, सिमिलरली वही सिंपल लैंग्वेज में। अब चलिए एक इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का मैंने बना रखा है। इसमें देखिए इसमें रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, नेट इनकम है और वो है और एज ऑफ डेट है। तो आप फेसबुक का देखेंगे तो फेसबुक में आप देख रहे हैं 22.1 की नेट इनकम है, गूगल की 30.7 है। फेसबुक की आपको रेवेन्यू बहुत कम दिख रहा होगा क्योंकि, लेकिन आज भी हम लोग फेसबुक में आप देखिए नेट इनकम का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बड़ी अच्छी कंपनी में आ रहा है फेसबुक क्योंकि इसका फ्यूचर ग्रोइंग ट्रेंड है। ये मैंने बोला ना आपको वन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप नहीं देख सकते हैं, अगर आप पीछे बैक से देखेंगे डेटा तो इसका जो नेट इनकम ग्रोथ किया है वो बहुत ही अच्छी ग्रो की है इन टर्म्स ऑफ कंपिटिटर्स। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये पब्लिक डेटा होते हैं, इसीलिए आप इनको उठा के किसी भी कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं उठा के, तो वो आपको एक्चुअल चीज़ बता देते हैं कि क्या है। तो ये फेसबुक ग्रोइंग ट्रेंड में, तो ये हमारी नेट इनकम होती है। अब चलिए चलते हैं आखिरी में कैश फ्लोज में। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो 3 तरह से हम लोग, कैश फ्लो का बेसिकली मतलब ये हो गया कि कौन सा पैसा हमारे पास कंपनी में आया और
कंपनी से बाहर गया। तो ये कैश फ्लो का एक ऑपरेशनल साइकिल होती है। कैश फ्लो बेसिकली ऑपरेटिंग में यूज़ होता है, इन्वेस्टिंग में यूज़ होता है, फाइनेंसिंग में यूज़ होता है। ऑपरेटिंग में बेसिकली अगर आपको कैश फ्लो यूज़ करना हो तो डेली एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस, जैसे आप उससे कस्टमर से पैसा कलेक्ट करते हैं, इन्वेंट्री आप उसके लिए परचेज करते हैं, फिर आप वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, फिर आप उसको सेल करते हैं। डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में जो होता है आप उसको सेल करते हैं और ये ऑपरेशन में काम आता है। उसके बाद फिर होता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में होता है दी एक्टिविटी दैट इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इन्वेस्टिंग ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं कि आपको कोई मशीन नई परचेज करनी है, कोई आपको सेल पे देना है लैंड, या कोई लैंड प्रिक्योर करना है, या कोई नया वेयर हाउस या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सेटअप करना है। दीज आर लॉन्ग टर्म डिसीजन। ऑपरेटिंग आपकी डेली चलती है, इन्वेस्टिंग आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन होती है, कंसीडरिंग द फ्यूचर जो आपको रेवेन्यू उससे जनरेट होगा, जो भी आप लगा रहे हैं वो आपका ROI उसमें कितना आएगा, ये सब डिसीजन होते हैं फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप चेक करेंगे। तो इन्वेस्टिंग होता है। और तीसरा होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का जो मैंने आपको बताया कि आपको फाइनेंस जनरेट करना है और आपको बहुत सारा इंटरेस्ट भी देना है, तो वहाँ फाइनेंसिंग है। तो 3 तरह से कैश फ्लो होते हैं, जिसमें आपकी कुछ लायबिलिटीज़ हैं और कुछ आपको एसेट परचेज करना है। तो जो बेसिकली फाइनेंसिंग है, अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो फाइनेंसिंग हुई जो आपके लिए पैसा लेके आई, उस पैसे से आपने अपने डेली ऑपरेशंस किए, और डेली ऑपरेशंस करके जो आपको प्रॉफिट हुआ या कुछ हुआ तो उसने आपसे नई एक्टिविटी आपने इन्वेस्टमेंट की है, जिससे आप बिजनेस आपने ग्रो किया। तो यही क्रक्स होता है इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स का। अगर आप जाके देखेंगे किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे तो आप इनको कंपेयर कर सकते हैं और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं फ्यूचर के लिए। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इस फाइनेंशियल एनालिसिस बताऊंगा। फाइनेंशियल एनालिसिस में कुछ रेशियोज बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेशली ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगी कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताया। नेक्स्ट लेक्चर में इसका ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।